अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले जैसे हमेशा हम कहते हैं कि जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ 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 जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा हम वो लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें से जिसका भी प्राइज निकलेगा हम उसको बिल्कुल लेटेस्ट आईफोन 12 गिफ्ट करेंगे। लेकिन वो लकी ड्रॉ हम करेंगे 6 साल के बाद। तो इसलिए लोग मुझसे बार बार ना पूछें कि उनका फोन कब मिल रहा है, क्योंकि अभी तो लकी ड्रॉ ही नहीं हुआ। लकी ड्रॉ होगा जी 6 इयर्स के बाद लकी ड्रॉ होगा। उससे पहले जो है जाहिर है आप सब लोगों को ताकि टाइम मिल सके। आप लोग सब्सक्राइब करने में इतने स्लो हैं कि आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए। तो सब लोग ताकि एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर 6 साल के बाद हम लकी ड्रॉ करेंगे और उस लकी ड्रॉ में आईफोन 12 जो अभी मतलब अब तो 13 आने वाला है, लेकिन फिर भी हम आईफोन 12 ही देंगे आपको, वादा है, पक्का वादा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलें जी हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जी हमारे यहाँ के एक बड़े जबरदस्त किस्म के आप देख रहे हैं एथलीट्स निकल रहे हैं पाकिस्तान से। तो एक बार फिर हमें जो है हमारे एक एथलीट हैं हैदर अली, पहले उनकी बात सुन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, फेस्को पाकिस्तान वारदा स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि खास तौर एनपीसी पाकिस्तान कि जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई के लिए कदम ब कदम मेरे साथ रहे। और ये मेडल पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, देखा आपने कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो किस तरह से जो है वो मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो पहला जैसे वो बता रहे हैं गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की चेयरमैन है और चेयरपर्सन है और वहां से सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। उन्होंने इन लोगों को फंड नहीं दिया था जाने के टाइम पे, जब ये जा रहे थे इस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए तो इनके फंड्स रोक दिए गए थे और इनको पैसे नहीं दिए गए थे। फिर भी ये बेचारे अपनी मेहनत से अपने खुद अपना सारा कुछ मैनेज करके अपने सारे एक्सपेंसेस खुद उठाकर पहुंचे और खेले। वहां पे इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और ये मेरे ख्याल है डिस्क थ्रो में ये गोल्डन मिला है इनको। लेकिन एक बात अजीब है, हमारे लास्ट भी जो ओलंपिक्स थोड़े दिन पहले भी जो हो रहे थे उसमें अरशद नदीम साहब जो थे वो आई थिंक 5th पोजीशन पर आए थे। और लेकिन ये पाकिस्तानी हमेशा फेंकने में ही मतलब मेडल लेकर आते हैं, या मेडल ना भी लाए तो बहुत मेडल के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वैसे तो खैर हमारे पॉलिटिशियन बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स वाले भी जो है वो भी मतलब फेंकने पे ही इनको अवार्ड मिलते हैं और फेंकने पे ही गोल्ड मेडल तक आ गया। तो आप देखिए कि आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे टैलेंट का कि हम लोग कितना जबरदस्त फेंकते हैं ना। ऐसे नहीं बोलते, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। खैर हम छोड़े जी, बेकार फजूल की बातों में आप लोग मुझे लगा देते हैं। आप लोगों को खुद तो कोई काम धंधा है नहीं घर में ना। अच्छा आज सैटरडे और भी सारे खाली बैठे होंगे, जाओ यार पार्टी वार्टी करो कहीं पे। अरे पार्टी से मुझे याद आया, आपको पता है हमारे यहाँ तो फिर से कोरोना ज्यादा फैलना शुरू हो गया, तो इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर यूज कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा। वैसे भी किसी से झगड़ा हो जाए तो जाके मारने वारने के बजाय 2-4 गालियां देकर हम उससे डिस्टेंस से भी उसकी बैंड बजाई जा सकती है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो खैर जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं तो फजूल की बातें करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं फजूल की बातें नहीं कर रही। लेकिन ये हमारे जो आईएसआई के फॉर्मर चीफ हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा
کہ جی پہلے لفافہ جرنلسٹ ہوتے تھے، یعنی وہ جرنلسٹ، آپ سبھی جانتے ہوں گے لفافہ جرنلسٹ کیا ہوتے ہیں، جو پیسے لے کر اور اپنی مرضی کی بات بولتے. اب لفافہ جرنلسٹ بھی آ گئے ہیں. ہائے کیسی باتیں کر رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ. میں تو کبھی ایسی باتیں نہ کروں. پتہ نہیں جنرل صاحب کو کیا ہوا، غصہ چڑھا ہے، مجھے لگتا ہے آج انہوں نے پراٹھے کم کھائے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. ایک وقت میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی ہماری پرمیشن کے بغیر کوئی ٹی وی پہ نہیں جائے گا، ہماری پرمیشن کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا. کیا اس طریقے کا مطلب نیریٹو کنٹرول کرتی ہے آئی ایس پی آر؟ جو باقی جو ملٹری کے اینالسٹ ہیں، کیا ان کا روابط زیادہ بہتر ہیں آپ سے، آپ کی ریلیشنز اچھی نہیں ہیں؟ یہ پہلے در سے کبھی نہیں ہوا. آئی ایس پی آر کہے کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، کیونکہ جیسے ہی آپ نے کہا نا اس کو بلاؤ، مجھے ایک تو بندے تھے جن کا نام انہوں نے کہا کہ ان کو بلا لے، وہ بےچارے پریشان ہوئے. مجھے کہتے ہیں کہ ابھی لوگ سمجھیں گے کہ ہم سرکاری قسم کی بات کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم کو کلیئر کیا. پہلے تو لفافہ جرنلسٹ تھے، تو ابھی لفافہ جرنل بھی بن گئے. دیکھا آپ نے، سنا آپ نے. اب ہم تو کچھ نہیں کہتے جی، یہ تو جنرل صاحب نے کہا ہے، اور دیکھیں وہ خود ہی اپنے لوگوں کو زیادہ پہچانتے ہیں، جبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لفافہ جرنلز بھی آ گئے ہیں جو کہ عجیب طرح سے ڈیفنس اینالسٹ بن کے ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پالیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈیفنس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتے، پالیٹکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے یہاں کس طرح سے مسلسل جو ہے وہ ٹی وی پر آتے ہیں اور ڈیفنس کے علاوہ سب باتوں پہ بات کرتے ہیں، سب ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ڈیفنس پہ ہی نہیں کرتے. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جی یہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، یہ جی چلے گئے ہیں اپنی ایک ڈیلیگیشن لے کر افغانستان. کیوں گئے؟ جی ظاہر ہے طالبان سے بات چیت کرنے گئے ہیں. طالبان آج جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ افغانی پلاؤ کی دعوت ہو، تو شاید اس لیے فیض حمید صاحب چلے گئے ہوں گے کہ چلو اسی بہانے افغانی پلاؤ کھا کر آ جائیں گے اور مبارکباد بھی دے دیں گے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے ہر قدم پہ طالبان کا ساتھ دیا ہے، پہلے چھپ کر اب اوپنلی. تو ظاہر ہے کہ ان کا جانا تو بنتا تھا نا، ایسے پتہ فنکشن ہو رہا ہے اور پاکستانی نہ جائیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. خیر جی ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں. مجھے یہ دیکھیں کیسے بہانے کرتے ہیں. یعنی حلف جو ہے وہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ کے سامنے اللہ کا نام لے کے حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا. اور مجھے یہ بتائیں وہ کیا یہاں تو چلے بچ جائیں گے، طاقتور ہیں، عدالت ختم ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کی سزا نہیں آرٹیکل 6 کی ہوتی. اللہ کے سامنے اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں. اس کے حلف کو توڑ کے کہتے ہیں سیاستدانوں کا قصور ہے. یار شرم ہمیں آنی چاہیے. ایز اے پاکستانی میرا سر جھک جاتا ہے جب 4 دفعہ میرے ہیومن رائٹس جو ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، وہ میرا قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اس سے کہ بھی ماشاء اللہ لگے. ہم نے اس لیے جدوجہد کی تھی، ہمارے بڑے آئے تھے کہ یہاں پر آ کر ہمیں غلام بنایا جائے، یہاں پر مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں فرق کوئی نہ رہے. اور پھر 4 مارشاء اللہ میں کسی ایک کو سزا دی کسی نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بڑا یہ. اچھا میں تو کہتا ہوں بالکل انصاف ہونا چاہیے، ہونے دینا انصاف. مت ویڈیوز دکھا کے ججز کو بلیک میل کریں. ان اداروں کا کام ویڈیو دکھانا نہیں ہے، ان اداروں کا کام ملک کی حفاظت ہے. مت پارٹیاں توڑیں، مت پارٹیاں بنائیں، مت آر ٹی ایس سسٹم بٹھائیں. خدا کا نام مانے آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے اور آدھے ملک میں ہمیں فوج کی جی آپ کے پاس آپ کو اتنی فکر نہیں جتنے ہمیں فکر ہے. سو ہم چاہتے ہیں فوج کی عزت پاکستان کی عزت ہے، مگر خدا کا واسطہ ہے سیاست سے دور ہو جائیں. مجھے یہ جواب صرف اتنا، 1 منٹ مجھے اتنا جواب دے دیں کہ 4 مارچ اللہ لگے، کیا وہ سیاہ دور نہیں پاکستان کا؟ کیا شرمناک نہیں؟ کیا منہ کالا نہیں پاکستان کا ہوا؟ کیا پاکستان کے لوگوں کا حق نہیں چھینا گیا؟ کمال کرتے سیاستدانوں کا حلف کس نے اٹھایا؟ جی تو آپ نے دیکھا یہ طلال چودھری تھے، یہ پی ایم ایل این یعنی کہ جو پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اس کے ممبر ہیں، اور کتنا بھڑک رہے تھے اور جنرل صاحب کیسے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، لیکن سچی بات ہی کر رہے تھے، کچھ غلط تو کہہ رہے نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ سوچ سمجھ کے ہی پھر جو یہ ریٹائرڈ فوجی آتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. جی ہمارا ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی تک میرا خیال ہے ہم مر بھی جائیں گے تب بھی پاکستان نازک دور سے ہی گزر رہا ہوگا. اور دوسرا ہمیں بھارت سے بہت خطرہ ہے، اور یہ بات بھارتیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، لیکن ہمیں یہیں پہ یہ چورن ہی پاکستان
पाकिस्तान में ज्यादातर बेचा जाता है। ये कह देते हैं कि जी मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और दूसरा ये कह देते हैं कि जी भारत से हमें बहुत खतरा है, और यही कह कह कर जो है वो अपने फंड्स बढ़वा लिए जाते हैं, कभी डिफेंस के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और पाकिस्तान के लोगों को चूना लगाया जा रहा होता है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो जी तालिबान जो है, मैं सिर्फ कभी कभी सोचती हूँ, देखिए किस तरह की पिक्चर है ना तालिबान की, कभी कभी मैं सोचती हूँ ये तालिबान जो है ये मतलब वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते होंगे, मतलब अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है या अपनी गर्लफ्रेंड, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो होती ही है चाहे तालिबान ही हो, मतलब है तो इंसान ही ना, तो क्या देते होंगे वो, रॉकेट लॉन्चर दे देते होंगे, AK-47 दे देते होंगे, या पाव पाव के बम दे देते होंगे, या हैंड ग्रेनेड आराम से गर्लफ्रेंड नहीं हो तोड़ा और फेंक दिया, तो इसी तरह की कोई चीज देते होंगे, इसलिए कि इनके पास तो हथियार ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो खैर मैं तो ऐसी फजूल की छोड़े कहाँ निकल गई, मैं आपको आगे न्यूज सुनाती हूँ। वो ये कि बिल्कुल ये आपको शाहजेब खान ज्यादा नजर आ रहे होंगे, और इसमें लिखा है कि जी लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान मेट्रो तीनों मिलाकर जो है वो तकरीबन 103 बिलियन रुपीस में बनी, और पिशावर मेट्रो जो इमरान खान साहब बना रहे हैं वो अकेली वो मेट्रो जो है वो 106 बिलियन रुपीस में बनी। तो खान साहब फिर करप्शन के ऊपर आप काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा ख्याल है कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक पिक्चर ये पता नहीं किसने ट्विटर पे शेयर की है कि जी खान साहब कह रहे हैं हमने अमरीकियों को पनाह दी है, और नीचे जी जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि कॉल मैंने फिर भी नहीं करनी है। तो ये बात तो सही है, अभी तक कॉल तो अभी तक नहीं आई है खान साहब के पास। खैर आगे हम चलते हैं जी। इमरान खान साहब का कहना है कि वजीर आज़म की एडवाइस पे जारी होने वाला ऑर्डिनेंस इमरान खान उसको उसका पता ही नहीं, यानी कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो भेजा गया असेंबली में और एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पता ही कोई नहीं है। तो ये पता नहीं ऑर्डिनेंस कहाँ से आ गया है। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब को आजकल खालिस मिल रही है या नहीं, न्यूज कह रही हूँ, कोई और चीज। आप लोग तो हमेशा गलत तरफ ले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब वो चेक करें जो आपको पहुंचा रहा है, इसलिए कि वो खालिस नहीं पहुंचा रहा है। आजकल आप अजीब बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। और ये देखिए जी, ये जो हाथ बांध के बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं, और उनके सामने जो बैठे हैं एकदम स्ट्रेट चौड़े होकर, वो जी हमारे आर्मी चीफ हैं। और आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि किस तरह से यूं इतने अदब के साथ प्रेसिडेंट साहब जो है वो आर्मी चीफ के सामने बैठे हुए हैं। खैर हमें क्या जी ऐसे बैठना चाहिए, हम तो बदतमीज लोग हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि लोग टैक्स देते नहीं हैं, और फिर जी कहते हैं कि उनको चीजें खराब मिल रही हैं और सही नहीं हो रही है। वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे अपने बिजली के बिल ना दो, टैक्स ना भरो, बिजली के बिल जला दो, और सिविल नाफरमानी की तरफ जाने का भी कहा था खान साहब ने। लेकिन अब खान साहब मुझे लगता है भूल गए हैं। ये भी खान साहब की पिक्चर है, जो मेरा ख्याल है जब खान साहब अभी और मजीद 30 इयर्स के बाद जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उस वक्त की पिक्चर अभी ही किसी ने रिलीज कर दी है। और ये तो खैर हमारे स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये बिल्कुल हैदर अली, ये उनकी पिक्चर थी। खैर चलें, हमें तो फजूल की बातें करने की आदत है नहीं, लेकिन हाँ, इमरान खान साहब की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अभी बातें क्या हो रही हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये सीक्रेट में लेकर आई हूँ, मैंने सोचा था मैं आज आप लोगों को ऐसी न्यूज दूंगी ना जो कोई और नहीं बताएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितनी अक्लमंद हूँ और मैं किस तरह की ना आपके लिए कितनी मेहनत से मैं न्यूज लेकर आती हूँ। तो सुनिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर बात क्या हो रही है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। तो आपने देखा, ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर का मैं आपको दिखा रही थी वीडियो, और बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है कि इमरान खान साहब को टेंशन बहुत है, और उनके लोग जो हैं, उनकी पार्टी के मेंबर यही कह रहे हैं कि खान साहब टेंशन की वजह से सब कुछ हो रहा है। एक खान साहब ने और बिजनेस शुरू किया था, पहले आप जानते आते के साथ ही गाड़ियां बेच दी, फिर मुर्गियां बेच दी, फिर मुर्गियों का बिजनेस बताया,
फिर उन्होंने कहा कि जी भैंसे भेज दी उन्होंने पीएम हाउस की, अब तो पीएम हाउस भी भाड़े पे देने की बात हो रही है और दे भी रहे हैं। बहुत से इंडियन दोस्त हमारे पूछ भी रहे हैं कि भाड़ा कितना है, तो वो क्योंकि लेना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को, तो जी अभी हम फिलहाल अपने ही लोगों को दे रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरी कंट्रीज के लोगों को हम न्यू ईयर के बाद देंगे। तो इसलिए आप उस वक्त कांटेक्ट किएगा तो हम आपको सही बता पाएंगे कि रेंट चल क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। लेकिन खैर अभी हम देखते हैं जी एक वीडियो और जो आपसे फिर बात होगी इसके ऊपर। आज से 2 साल कबल वज़ीर पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, जब उन्होंने अपने 100 दिन की कारकर्दगी पेश की तो कहा कि अब मुर्गियां जो है वो दी जाएंगी लोगों को ताकि वो उनकी परवरिश करें और वहां से अंडे जो है वो लेकर मार्केट में बेचें, और इससे मुल्की माशियत में भी मजीद इजाफा जो है वो भी हो सकता है। अब क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने 57 करोड़ रुपए की लागत से ये मछली जो मुर्गियां हैं वो 2 सालों के दौरान उन्होंने तकसीम की, लेकिन अब उसके ऊपर एक कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत के इदारा मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ने तैयार की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोगों ने जो मुर्गियों के अंडे हासिल किए वो उन्होंने खुद ही खाए, बल्कि मार्केट में सिर्फ 3% लोगों ने मार्केट में अंडे जो है वो सेल किए। जो इसका असल मकसद था वो अचीव नहीं हो पाया। और इसके साथ ही जो मुर्गियां तकसीम की गई लोगों के अंदर, तो वो इसमें 3% ऐसे अफराद है जिन्होंने शिकायत की कि उनकी मुर्गियां जो है वो मर चुकी थी, और 10% ऐसे लोग जिन्होंने शिकायत की कि उनकी मुर्गियों ने बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो वो मुर्गी और कट्टों वाला बिजनेस जो इमरान खान साहब लेकर आए थे, जिससे उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम दूसरी कंट्रीज को लोन भी देने के काबिल हो जाएंगे। ये बात भी उनके मिनिस्टर ने कही थी और उसी से मुझे याद आया उनके एक मिनिस्टर जो है अली मोहम्मद खान, ये उन्हीं का स्टेटमेंट था मेरे ख्याल है कि वो कहते हैं हम तो दूसरे मुल्कों को कर्जे देने के काबिल हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इसी तरह के फेंकू किस्म के, जैसे मैंने कहा है कि फेंकने में हम बहुत अवार्ड्स ले लेते हैं, तो फेंकू किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। मुझे इस बात पे भी फख्र है कि हम वो लोग हैं, मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे, ये नवाज शरीफ साहब वाली मुस्लिम लीग नहीं, ये वो मुस्लिम लीग है ही नहीं जो लीग ही हम हुआ करते थे। हमने मुल्क बनाया है। सन 40 में जब करारदाद पास हो रही थी, इमरान खान साहब के वालिद करामुल्लाह नियाजी उधर ही खड़े थे करारदाद लाहौर पास करते हुए, जहां मेरे दादा पीर मोहम्मद खान खड़े थे। सन 47 में जना साहब के साथ, कायद आजम के साथ मूवमेंट में फिर जेल काटी दादा ने मेरे। हमने मुल्क बनाया भाई। देखें जी, ये जो बात कर रहे थे ये इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और अली मोहम्मद खान साहब, और ये बता रहे थे कि जी इनके दादा ने कायद आजम यानी मिस्टर जिन्ना के साथ जेल काटी है, लेकिन मिस्टर जिन्ना तो कभी जेल गए ही नहीं, और पता नहीं इनके दादा किसके साथ जेल चले गए या इनके दादा कहाँ गए थे जो जाके बोल रहे कि मैं तो जेल गया हुआ था। मेरे ख्याल है इनकी दादी से कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है, बल्कि मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इनको चाहिए कि अगर इनकी दादी और दादा अभी भी मौजूद हैं तो वो दादी को बताएं कि दादा तो जेल गए कोई नहीं थे, इसलिए कि कायद आजम तो कभी जेल गए नहीं, तो दादा को चेक करें कि आखिर दादा जेल का बोल के कहाँ गए थे। तो खैर इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं। आपको तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ तो वो शहबाज गिल साहब जो हैं, उनकी दादी जो है वो चूल्हे के ऊपर आलू पालक पकता छोड़कर आ गई थी। अब पता नहीं आप लोगों ने चूल्हा बंद किया है या नहीं किया, मेरे ख्याल है कर ही दिया होगा, क्योंकि इंडियंस काफी ख्याल करते हैं, बचत करते हैं, इस तरह की चीजें जाया नहीं होने देते, जैसे बिजली, गैस, पानी, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इतनी लापरवाही, इनकी दादी कितनी सिंपल थी ना, दादा पता नहीं कहाँ गए और कहाँ से घूम फिर कर आ गए, और दादा ने कहा मैं तो जेल गया था मिस्टर जिन्ना के साथ, और मिस्टर जिन्ना तो कभी जेल गए ही नहीं। तो इसका मतलब है कि पक्की बात है दादा का कहीं पे टांका भिड़ा हुआ था, और दादा गए थे कहीं शुगल करने, और दादा ने आके दादी को चूना लगाया कि जी मैं तो जेल में था। दादी ने भी यकीन कर लिया। चेक करना चाहिए था ना जी, मतलब पहले खवातीन बड़ी सीधी होती थी, आप जानते हैं पहले की लेडीज को बहुत ही सादा होती थी, कुछ भी कह दिया यकीन कर लिया। आज तो अगर कोई जेल भी चला जाए तो जाके चेक करती हैं अंदर ये थाने में बैठा हुआ है या कहीं वहां से भी कहीं इधर उधर निकल गया है। तो खैर उस जमाने में आपको पता है कि सादगी थी। अब होती ना, अगर उनकी दादी का ये वाले टाइम पे इनकी दादी होती तो फिर इनके दादा तो ऑफिस से निकल कर एक, जिसे कहते हैं ना कि दही भल्ले खाने नहीं जा सकते थे, अगर वहां पे भी गए होते ना तो दादी ने पहुंच जाना ना, अच्छा ये कर रहे हो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे तो आपको पता है कि फजूल की बातें मैं करती नहीं हूँ और ना ही मुझे आदत है, और आप लोग भी ना इतने फ्री होते हैं, इतने फारिग लोग हैं,
कोई काम धंधा नहीं है, बैठ जाते हैं वीडियो देखने, जबकि मैं बता भी रही हूँ मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, कोई खबर नहीं है आज। अब देखिएगा शाम में कुछ पता लगेगा तो लगेगा कि वो जनरल फैज हमीद जो गए हैं उनको पुलाव की प्लेट मिली या नहीं मिली, क्योंकि तालिबान जा रहे हैं जी गवर्नमेंट बनाने। कहाँ ये जा रहा है? हमारे बहुत से इंडियन पैनलिस्ट, बहुत से इंडियन दोस्त हमारे जो बड़ा अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनका बार बार कहना है जी, वो अपनी वीडियो भी बनाते हैं, टीवी पे भी आके कहते हैं और बार बार बताते हैं जी तालिबान तो ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं है। पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि तालिबान जो है वो एक बहुत सारे जो पख्तून हैं उनको मिलाकर और जो है वो ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं, और वो तो ड्यूरल लाइन मानते ही नहीं। तो सर कौन सी बड़ी बात हो गई? जो तालिबान है वो बाकी बातें कौन सी मानते हैं जो ड्यूरल लाइन मानेंगे? चले एक ये भी सही, बाकी चीजें भी तो नहीं मान रहे। और वो लोग जिनको बड़ा शौक है अखंड भारत का, उनके लिए एक वीडियो है मेरे पास, और आप लोग देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अखंड भारत बनना चाहिए तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ के लोग किस तरह के हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, कितने टैलेंटेड हैं। कुछ वीडियोस तो मैंने आपको दिखाई दी हैं, एक दो वीडियोस में और दिखाती हूँ। मुझे इस बात पे भी फख्र है कि हम वो लोग हैं, मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे। ये नवाज शरीफ साहब वाली मुस्लिम लीग नहीं, ये वो मुस्लिम लीग है ही नहीं जो लीगी हम हुआ करते थे। हमने मुल्क बनाया है। सन 40 में जब करारदाद पास हो रही थी, इमरान खान साहब के वालिद करामुल्लाह नियाजी उधर ही खड़े थे करारदाद लाहौर पास करते हुए, जहां मेरे दादा पीर मोहम्मद खान खड़े थे। सन 47 में जनाब साहब के साथ, कायद आजम के साथ मूवमेंट में फिर जेल काटी दादा ने मेरे। हमने मुल्क बनाया भाई। देखें, ये हैं जिन्होंने मुल्क बनाया है। और दूसरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊं कि एक दो वीडियोस और हैं, हम वो देख लेते हैं लाइन से, फिर आपसे बात करते हैं। के लगे होते हैं कि करना क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत किया वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला है रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी? इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार। जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ। जस्ट द रेस कार इज द रेस फॉर द रेस। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठकर? आप बैठे हैं कभी? बिल्कुल बैठे, हमने चलाया है उसको। कितनी वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चल जी। तो आपने देखा ये हमारी टीवी एंकर हैं और ये मॉर्निंग शो करती हैं, और अभी से नहीं बहुत सालों से करती हैं। शायद जब से ये चैनल्स बने हैं, परवेज मुशर्रफ साहब ने जब से ये चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स बनाए हैं, उस टाइम से ये मॉर्निंग शो करती हैं, और इनका आईक्यू लेवल आप देख ही सकते हैं। तो एक वीडियो और देखते हैं और फिर आप लोग सोचिए कि आपको अखंड भारत चाहिए, कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए। तो भाई आप लोगों की अकल पे क्या बोलूं मैं, अगर आप इन सबको देखने के बाद भी यही बात करते हैं तो ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। जी। तो वो एंकर जो थी उनका नाम था जी निदा पाशा, और ये मॉर्निंग शोज करती हैं। और उससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने बताया था आपको कि वो अली मोहम्मद खान साहब हैं जो कि पीटीआई के हैं। और ये जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ये थे जी फयाजुल हसन चौहान साहब, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। तो आप सोच लीजिए कि जिनके मिनिस्टर्स इस तरह के हों, जहाँ पे टीवी एंकर्स इस तरह के हों, जहाँ पे स्पोक्स पर्सन इस तरह के हों पंजाब गवर्नमेंट के, और वहां पे कितने अक्लमंद लोग रहते होंगे, और अगर आप लोगों के साथ मिल गए ये लोग तो आपका क्या हाल होगा। ये सोचने वाली बात है और आप लोगों को इस पे जरूर सोचना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बात भी हो रही है कि जी अफगानिस्तान में सबने कहा कि जी बिजनेस क्या करेंगे अफगानी, और उनके तो फंड्स रुक गए हैं, उनको कोई पैसे नहीं दे रहा, तालिबान क्या करेंगे। तो बिल्कुल जी तालिबान जो है वो वही करेंगे जो वो पहले करते रहे हैं, कि जाहिर है असला बारूद तो उनके पास है ही, और अफीम मेरा ख्याल है बहुत अफीम का बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स का बिजनेस उनके यहाँ होता है। अब ये नहीं मालूम कि वो उसको किस तरह से बेचेंगे, जाहिर है वो आसपास की कंट्रीज में ही जाएगा।
چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ چائنا ہو یا کہیں بھی. لیکن یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ لیڈیز کے ساتھ وہاں پہ ابھی تک وہی رویہ ہے جو طالبان کا پہلے تھا، اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جس طرح کی نیوز آ رہی ہیں، نہ صرف ہمارے چینل پہ، ہمارے چینل والے تو خیر ویسے بھی کافی حد تک چھپا جاتے ہیں، لیکن انڈین چینل پہ ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور جیسے کہ یہ احسان اللہ احسان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں دوبارہ سے کہیں ایکٹیو ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئیں، یہ ہماری دعا ہے، تاکہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے یہاں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا تھا اور پھر اس بات کو اس نے مانا بھی تھا. خان صاحب ہمیشہ کی طرح ایبسولوٹلی نوٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایبسولوٹلی نوٹ بھی پسند ہے ان کو، اور اسی لیے شاید ہم نے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو امریکن آرمی کے لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں لوگ مجھ سے پوچھتے جا رہے ہیں. تو بالکل جی ظاہر ہے کہ امریکہ نے ہمیں نوٹ دیے تو ہم نے ان کی آرمی کے لوگ رکھ لیے. اس سے پہلے امریکہ ہمیں جس طریقے سے ڈیل کر رہا تھا ہم اسی طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو سکے. تو اس لیے ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، اور جہاں جہاں سے ہمیں فنڈز آتے ہیں وہاں پہ ہم پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے سپورٹ بھی دیتے ہیں. اور اس لیے دیکھیں نا، یہ سونے کے تاج ایسے ہی تو نہیں آ جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل گولڈ پرائس کیا چل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں لے سکتا. میں نے تو خود یہ گولڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی میں نے امیٹیشن پہنا ہوا ہے، تو اتنا مہنگا. لیکن شاہ صاحب نے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جی تاج پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں تو چلتی ہی تھی. جی ہمارے جو ISPR کے اسپوکس پرسن ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی سیاسی بیانات پر فوج میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے. بالکل سر، تو آپ لوگ سیاسی بیان نہ دیا کریں نا. آپ لوگ سیاسی بیان کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگ کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آخر آپ لوگ پالیٹکس کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ خیر، یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جاتے تھے ایک ویڈیو اور. زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل، نہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہو گے. یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں کرنا، اوکے؟ کیونکہ زندگی صرف 4 دن کی زندگی ہے، ورنہ ایسا 2 دن میں کھیل دکھاؤں گا کہ 4 دن سے پہلے اپنا ایریا صاف کر دوں گا، اوکے؟ آئی ہیٹ می. یہ مجھے کوئی طالبان سے امپریس لگ رہے ہیں، اور اسی لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے غصہ بھی آیا ہوا ان کو. خیر، آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اور جلدی ہم آپ کے لیے اچھے اچھے انٹرویوز بھی لے کر آئیں گے، اور آپ کے فیوریٹ پرسنالٹیز بھی ہمیں جوائن کریں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو، اور ہمارے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.